हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरती फार्मा लैब्स लिमिटेड के बारे में। तो आज की इस वीडियो में इनका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि आखिर आरती फार्मा लैब्स लिमिटेड में क्या चल रहा है, करंट टाइमिंग का शेयर प्राइस कैसा परफॉर्म कर रहा है और फ्यूचर का क्या आउटलुक हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, आरती फार्मा लैब्स लिमिटेड को पिक करने की सबसे बड़ी वजह थी कि अगर आप इसके शेयर प्राइस को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 29 अगस्त को 700 का लेवल ये टच किया, उसके बाद गिरावट हुई, फिर एक दो बार दोबारा से नवंबर में क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था लेकिन टच नहीं किया, फिर नीचे आ गया था। फिर दोबारा से 1 जनवरी को भी 700 का लेवल टच करके नीचे आ गया था, लेकिन करंट टाइम ये 700 का लेवल टच किया है और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो ये एक जो क्रूशियल लेवल था 700 का लेवल का, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट वाला सिनेरियो बन रहा है। अगर इसको चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रीवियस इसका हाई था इसको ये क्रॉस कर चुका है और एक नए लेवल पे जाकर के ये होल्ड कर रहा है। वैसे भी चार्ट 2023 से देखें तो लगातार अपवर्ड ट्रेंड में है, जहाँ पे ये मल्टीपल टाइम 200 डीएमए पे सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक किया है। ऐसा कुछ फरवरी में भी हुआ, जब 1 फरवरी को ये 600 डीएमए पे सपोर्ट लिया और तेजी से बाउंस बैक किया और प्रीवियस जो हाई था उसको क्रॉस कर चुका है। तो दोस्तों, यही टेक्निकल के बेसिस पे मुझे लगा इस कंपनी में फर्दर रिसर्च करनी चाहिए। क्या कुछ मेरी फाइंडिंग्स रही, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है आरती फार्मा लैब्स लिमिटेड। तो दोस्तों, एक कंपनी है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी केमिकल सेक्टर की है और ये का पास्ट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुका है 2015 से 20 के टाइम में। तो दोस्तों, ये कंपनी जो आरती फार्मा लैब्स है, आरती इंडस्ट्रीज से डीमर्ज होकर के एक स्पिन ऑफ हुआ और ये कंपनी 2023 में लिस्ट हुई है। तो दोनों सेम प्रमोटर्स ग्रुप की कंपनी है। जो प्रमोटर आरती इंडस्ट्रीज के है, उन्होंने ही अपनी आरती इंडस्ट्रीज से कंपनी को डीमर्ज किया और यहाँ पे अलग इनकी लिस्टिंग कराई है। तो दोस्तों, इस कंपनी की बात करें तो ये एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड है। इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 6515 करोड़ रुपीस की, स्टॉक पी 26 का दिख रहा है। आरओसी की बात करें तो 16.6% का, आरओई थोड़ा सा बिलो एवरेज दिख रहा है जो कि 13.1% का है। इसी के साथ करंट टाइम में शेयर प्राइस की बात करें 719 रुपए की क्लोजिंग हुई है, जो कि 771 रुपए का अगेन फरवरी में ही हाई लगाया है। इसके लो की बात करें तो 381 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों, अगर इनके बिजनेस की बात करें तो ये एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है, साथ ही साथ ये कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो दोस्तों, इनके 3 मेन बिजनेस सेगमेंट है। एक तो ज़ैंथीन इनका डेरिवेटिव है, इसके अलावा एपीआई और इंटरमीडिएट्स का है, इसके अलावा सीडीएमओ का बिजनेस है। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस बिजनेस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आ रहा है और क्या कैपेक्स ये कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले इनका फाइनेंशियल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर इनके क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो सेल्स देख सकते हैं कि दिसंबर 24 में 538 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया गया है, जो कि दिसंबर 23 में सिर्फ 449 करोड़ रुपीस का था। तो वाई बेसिस पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर सितंबर 24 की बात करें तो 458 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था, तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें तो 74 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया, जो पिछले साल सिर्फ 53 करोड़ रुपीस का था। पिछले क्वार्टर भी 55 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे भी वाई बेसिस पे, साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसी के साथ नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि 21% का जो लास्ट ईयर मार्जिन था और पिछले क्वार्टर भी 20% का था, अभी बाउंस बैक किया है। काफी अच्छा मार्जिन 24% का रिपोर्ट किया गया है। तो आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि मार्जिन इतना अच्छा रिपोर्ट कर रहे हैं। इसी के साथ डिप्रिसिएशन देख सकते हैं कि 20, 21, 23 धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका मतलब है कुछ ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से असेट बिल्डअप हो रही है और डिप्रिसिएशन बढ़ रहा है। इंटरेस्ट का लेवल भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, 5 करोड़ रुपए से बढ़ करके अभी 2 क्वार्टर में 10 करोड़ रुपए का ये इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं। इसी के साथ अदर इनकम देख सकते हैं कि 4-5 करोड़ रुपीस का पिछले 2 क्वार्टर से ये अदर इनकम भी रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा डिप्रिसिएशन को अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कंपेयर करें तो मैं कहता हूं कि अगर 23 करोड़ रुपीस का डिप्रिसिएशन है तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिनिमम 3 टाइम्स यानी 70 करोड़ रुपीस का होना चाहिए, जो कि 101 करोड़ रुपीस का है, जो कि काफी अच्छी बात है। ये दर्शाता है कि यहाँ पे जो भी कंपनी के पास असेट्स हैं वो काफी असेट लाइट बिजनेस है, यानी सेम असेट पे काफी अच्छा ये बिजनेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से डिप्रिसिएशन कम है, तो इसका मतलब है कंपनी को चलाने के लिए बहुत ज्यादा असेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही। तो दोस्तों, अगर इनके एनुअलाइज्ड रिजल्ट की बात करें तो सेल्स देख सकते हैं कि 2022 में जब ये कंपनी डीमर्ज जिस साल हुई थी उसके 1 साल पहले 1200 करोड़ रुपीस का टर्नओवर था, लेकिन जैसे ये कंपनी लिस्टेड हुई यहाँ पे उस फाइनेंशियल ईयर में 1900 करोड़ रुपीस का टर्नओवर था। हालांकि FY24 में कोई खास ग्रोथ नहीं होती, थोड़ा सा डी ग्रोथ देखने को मिली, 1853 करोड़
करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया और टीटीएम बेसिस पे अभी 2057 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू दिख रहा है। जो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के टर्म में, जो कि 17% से बढ़ के 18% हुआ। फिर FY24 में 21% का हुआ। अभी भी टीटीएम बेसिस पे 21% का ये मेंटेन करके चल रहे हैं और लेटेस्ट क्वार्टर में ये 24% का काफी हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिपोर्ट किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पे तेजी से ग्रोथ हुई है, क्योंकि यहाँ पे टॉप लाइन तो उतनी तेजी से ग्रो नहीं है, बट यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो काफी तेजी से ग्रो होता हुआ दिख रहा है। इस वजह से नेट प्रॉफिट और ज्यादा ग्रो हुआ है, जो कि देख सकते हैं कि 122 करोड़ था FY22 में, FY23 में 193 करोड़ रुपीस का हुआ। FY24 में कोई रेवेन्यू तो डिग्रो हुआ है, लेकिन प्रॉफिट अगेन 217 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया है और टीटीएम बेसिस पे अभी 249 करोड़ रुपीस का ये प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा FY23 के कंपैरिजन में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, लेकिन नेट प्रॉफिट बढ़ा है क्योंकि इनका मार्जिन बढ़ रहा है। तो दोस्तों दो चीज है यहाँ पे, एक चीज ये समझना जरूरी है कि गोइंग फॉरवर्ड कंपनी की ग्रोथ कितनी हो सकती है और यहाँ पे मार्जिन कितना इंप्रूव कर सकता है। तो दोनों के बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि इनकी अर्निंग किस हिसाब से ग्रो कर सकती है। तो दोस्तों अगर इनके बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल देख सकते हैं कि एकदम कांस्टेंट बना हुआ है, यानी इन्होंने जब एक बार लिस्टिंग करा ली उसके बाद से कोई भी फंडिंग रेज नहीं की। इसके अलावा बोरिंग का लेवल देख सकते हैं कि FY23 में 215 करोड़ था, FY24 में थोड़ा सा बढ़ा 285 करोड़ रुपीस का हुआ। अगेन फर्स्ट हाफ FY24 में फर्दर डेट का लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है, 386 करोड़ रुपीस का है। इसके अलावा असेट भी देख सकते हैं कि FY22 में 782 करोड़ रुपीस का जो फिक्स्ड असेट था वो बढ़ करके अभी 1200 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। इसके अलावा CWIP में भी 116 करोड़ रुपीस का इनका कुछ ऑनगोइंग कैपेक्स चल रहा है। इसके अलावा अदर असेट्स पे नजर डाले तो यहाँ पे इन्वेंट्रीज का लेवल की देख सकते हैं कि FY24 में 643 करोड़ का है, जो कि फर्स्ट हाफ FY25 में 720 करोड़ रुपीस का हो गया। ट्रेड रिसीवेबल का थोड़ा सा लेवल मेंटेन है, 519 करोड़ रुपीस का था, जो कि घट करके 433 करोड़ रुपए का ये रिसीवेबल मेंटेन कर रहे हैं। साथ ही साथ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें 24 करोड़ रुपीस का था, जो कि बढ़ करके 41 करोड़ रुपीस का हो गया। हालांकि यहाँ पे डेट का लेवल भी बढ़ा है, इसका मतलब बिजनेस से इतना कैश जनरेट नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पे इन्होंने डेट लेकर के बैंक अकाउंट में ये होल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर कैश फ्लोज की बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख सकते हैं कि FY23 में इन्होंने पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया, जो कि 250 करोड़ रुपीस था। FY24 में भी 216 करोड़ रुपीस का इन्होंने कैश जनरेट किया है, लेकिन साथ ही साथ ये काफी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, जो कि देख सकते हैं कि FY22 में भी 139 करोड़ रुपीस का कैपेक्स किया है, FY23 में भी 158 करोड़ रुपीस का कैपेक्स किया है और FY24 में जो भी बिजनेस से कैश जनरेट किया पूरा कैपेक्स कर दिया 215 करोड़ रुपीस का। इस वजह से देख सकते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी हालांकि FY23 में निगेटिव दिख रही है, लेकिन FY24 में 10 करोड़ रुपीस का फाइनेंसिंग एक्टिविटी दिख रही है, यानी एक्सटर्नल फंडिंग रेज की गई है। फर्दर डेट का लेवल बढ़ा है। तो यहाँ पे अभी FY24 का कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि मार्च के क्वार्टर एंड होने के बाद दिखेगा, तभी यहाँ पे हम देखेंगे कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना पैसा इन्होंने FY25 में रेज किया है। तो दोस्तों अगर रेशियोज की बात करें तो डेटर डेज देख सकते हैं कि यहाँ पे FY23 में 84 डेज का था, जो कि बढ़ करके 102 दिनों का हो गया है। इसी के साथ इन्वेंट्री डेज भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, 188 दिनों से बढ़ करके 230 दिनों का हुआ है। ओवरऑल वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो यहाँ पे 134 दिनों से बढ़ करके 163 दिनों का हो गया। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल साइकिल इनका इम्पैक्ट हो रहा है, जो पे बिजनेस में चलाने के लिए ज्यादा कैश की रिक्वायरमेंट होगी। ROC भी देख सकते हैं कि 16% का था FY23 में, जो कि FY24 में 17% का दिख रहा है। हालांकि 1% की इसमें ग्रोथ तो दिख रही है। तो दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डाले तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ी हुई दिख रही है, जो कि मार्च 2023 में 46% थी, वो बढ़ करके 46.43% हो गई। लेकिन अभी करंट टाइम में पिछले क्वार्टर की कंपैरिजन में घट गई है, जो कि मार्च 2023 के नीचे चली गई है, जो कि 44.65% की। तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग रिड्यूस की है। इसी के साथ FIs की होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ती हुई दिख रही है, DIs की होल्डिंग 1% से घटी हुई है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 1% बढ़ती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे मेजर जो चेंजेस देखने को मिला, प्रमोटर्स की होल्डिंग करीब करीब 2% कह सकते हैं घटी है, और यहाँ पे DIs की भी होल्डिंग घटी है, लेकिन FIs की होल्डिंग बढ़ी है, साथ ही साथ पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। तो खैर इसमें FIs और DIs भी अच्छी इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहे हैं, तो ऐसा कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिला है। ओवरऑल नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो 1,85,000 जो इन्वेस्टर थे, अभी दिसंबर में भी 1,85,000 इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है। तो हालांकि एक छोटी कंपनी के लिए 1,85,000 इन्वेस्टर काफी ज्यादा दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें रिटेल इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा है। हालांकि ये मार्च 2023 में काफी ज्यादा थे, 2.25 लाख इन्वेस्टर इसमें
में थे, उसके कंपैरिजन में तो आज कम इन्वेस्टर दिख रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि आरती फार्मा लैब्स लिमिटेड जो कि आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड से डीमर्ज करके ये कंपनी 2023 में लिस्ट हुई है। शेयर प्राइस लगातार अपने 200 डीएमए पे बाउंस बैक करके मल्टीपल टाइम ये नया हाई लगाया है और अभी जो 700 का लेवल पे ये रेजिस्टेंस ले रहा था उसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकल चुका है और अभी इस लेवल पे मेंटेन है। ओवरऑल क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा आया था। इस क्वार्टर का ऑपरेटिव प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा हुआ है। इसी वजह से जैसे ही ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ शेयर ने तुरंत छलांग लगाई और 700 के लेवल को क्रॉस किया। यहाँ पे पीएनएल में हमने देखा कि बिजनेस में ऐसा FY23 के कंपैरिजन में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, लेकिन नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। बैलेंस शीट में हमने देखा कि यहाँ पे बिजनेस में जो कि लगातार डेट का लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये लगातार बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इनका फिक्स्ड एसेट का लेवल भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। कैश फ्लो में हमने देखा कि बिजनेस में लगातार कैश जनरेट हो रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी उसी रफ्तार से कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे डेट लेवल थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। रेशियोज की बात करें तो थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ा हुआ है, जिससे एक क्लियर है कि बिजनेस में पहले से ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। प्रमोटर्स होल्डिंग में देखा कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 2% से घटी हुई है। एफआईएस की होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ी है, लेकिन डीआईएस की भी 1% से होल्डिंग कम है। ओवरऑल पब्लिक की होल्डिंग भी बढ़ी है, लेकिन FY23 के कंपैरिजन में अगर बात करें तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर इसमें घटे हुए दिख रहे हैं, जो कि एक चीज ये बताता है कि FY23 के कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ पे अक्मुलेशन हुआ है। इसी वजह से शेयर प्राइस भी अपवर्ड ट्रेंड में दिख रहा है। तो दोस्तों अब आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, इनके जो मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट है, किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आ रहा है और गोइंग फॉरवर्ड क्या कैपेक्स प्लान है, ताकि हम डिसीजन ले पाए कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकती है। तो चलिए मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इनके 3 बिजनेस सेगमेंट हैं, तो तीनों बिजनेस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आ रहा है, क्या कैपेक्स प्लान है, इसको डिस्कस कर ले। तो दोस्तों इनके 3 की सेगमेंट्स हैं जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तीनों है। यहाँ पे एक ज़ैंथिन डेरिवेटिव है और ये जो मेनली कंपाउंड है, यहाँ से कैफीन जो कि आपकी कॉफी में, साथ ही साथ एनर्जी ड्रिंक में या फिर आपकी दवाओं में यूज होता है, ये डिराइव किया जाता है। इसके अलावा एपीआई इंटरमीडिएट्स है, इसके अलावा सीडीएमओ और सीएमओ का भी बिजनेस है। तो दोस्तों अगर ज़ैंथिन डेरिवेटिव बिजनेस की बात करें तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली वॉल्यूम सेल्स इस क्वार्टर इन्होंने रिपोर्ट किया, और अगर Q3 के टर्नओवर की बात करें तो कंट्रीब्यूशन 44% का है, यानी कह सकते हैं कि रफली 50% बिजनेस ज़ैंथिन डेरिवेटिव से आ रहा है। इसके अलावा चाइना इनका बड़ा एक कंपटीटर के तौर पे, और यहाँ पे स्पॉट प्राइस मार्केट में भी यहाँ पे प्राइस ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है, जो कि इन्होंने बताया कि $1 पर किलोग्राम का प्राइस ड्रॉप हुआ है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि हालांकि प्राइसिंग का जो चैलेंजेस देखने को मिल रहा है, लेकिन इनका कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी वजह से यहाँ पे कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं और वो यूटिलाइजेशन भी बढ़ रहा है और उनका अच्छा प्राइस भी मिल रहा है, जिसकी वजह से इनका मार्जिन कोई खास इम्पैक्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा इनका जो फैसिलिटी है वो नियर 100% कैपेसिटी यूटिलाइज है Q3 में, इसके वजह से ये कैपेक्स भी कर रहे हैं। और अगर इनके एक्सपेंशन प्लान की बात करें तो ज़ैंथिन डेरिवेटिव में 5000 मेट्रिक टन की जो कैपेसिटी थी, इसको बढ़ा करके 9000 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं 80% कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। और इनका जो टाइमलाइन इन्होंने बताया कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में ये फेज 1 की कैपेसिटी कमर्शियलाइज होगी और फेज 2 की जो कैपेसिटी है वो सेकंड हाफ में कमर्शियलाइज हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो यूटिलाइजेशन इनको देखने को मिलेगा, तो ये FY27 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 90% कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगी। यानी अभी FY25 ऑलमोस्ट एंड होने को है, लास्ट क्वार्टर चल रहा है। आने वाले 6 महीने में फेज 1 का कैपेक्स कंप्लीट होगा और फेज 2 का कंप्लीशन जो कह सकते हैं कि आने वाले 12 महीने बाद होगा, और FY27 में इनको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रैंप अप हो जाएगा। तो FY27 में इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इसके अलावा एपीआई और इंटरमीडिएट का बिजनेस है, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि बेस्ट परफॉर्मेंस रही Q3 में, और यहाँ पे ओवरऑल टर्नओवर में 42% कंट्रीब्यूशन रहा। तो दोस्तों एपीआई बिजनेस के अगर ग्रोथ स्ट्रेटेजीज की बात करें तो ये फोकस कर रहे हैं एंटी कैंसर और स्टेरॉइड्स पे। तो ये 2 मेनली इनके जो नीच प्रोडक्ट हैं, इसमें ये फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा 70% जो एपीआई पोर्टफोलियो है इनका 100% बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, और इन्होंने बताया कि 5-6 स्टेप तक ये बैकवर्ड इंटीग्रेट करके रखा है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सटर्नल सप्लाई, चूंकि बैकवर्ड इंटीग्रेशन है तो डिपेंडेंसी कम हो रही है, जिस वजह से मार्जिन भी इनका अच्छा दिख रहा है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि तारापुर में एपीआई साइट में ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो कि आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ दिलाने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों तीसरा बिजनेस सेगमेंट सीडीएमओ का है, और इस बिजनेस सेगमेंट से टर्नओवर के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 30% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहा है, जहाँ पे ये 21 एक्टिव कस्टमर्स के साथ ये काम कर रहे हैं। और इस क्वार्टर इन्होंने बताया कि 2 नए कस्टमर और ऐड किए गए। हालांकि अभी कंट्रीब्यूशन
एक्सपेक्टेशन काफी कम है, लेकिन मैनेजमेंट काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि ये हाई मार्जिन बिजनेस है, ओवरऑल टॉप लाइन में यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है। तो दोस्तों एक चीज और समझने वाली जरूरी है कि यहाँ पे जो मार्जिन बढ़ता हुआ दिख रहा है, जैसे ही सीडीएमओ बिजनेस में फर्दर ग्रोथ देखने को मिलेगी, इनका मार्जिन फर्दर इंप्रूव कर सकता है। तो दोस्तों अगर सीडीएमओ बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे 56 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें 28 प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी कमर्शियलाइज हो चुके हैं। इसके अलावा 28 पाइपलाइन में है, जो कि आने वाले दिनों में यहाँ पे भी डेवलपमेंट जैसी कंप्लीट होगा, वहां से भी कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि यहाँ पे क्लियर कट ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा नए जो मॉलिक्यूल्स हैं उस पर भी ये काम कर रहे हैं और इनके मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और ग्लोबल डिमांड के बेसिस पे सीडीएमओ बिजनेस काफी अच्छा ग्रो कर सकता है। तो दोस्तों साथ ही साथ कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशन बताया कि FY25 में इनका FY24 के कंपैरिजन में रेवेन्यू सरपास कर सकता है, और ये टारगेट कर रहे हैं कि सीडीएमओ बिजनेस से अभी 70-75 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जो आ रहा है FY25 में, ये 100 करोड़ रुपीस का जो क्वार्टरली रन रेट है ये क्रॉस कर जाएगा। इसके अलावा इन्होंने अटाली साइट पे सीडीएमओ में एक्सपेंशन का काम स्टार्ट किया है, जो कि लॉन्ग टर्म में इनको ग्रोथ के लिए सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों इसके अलावा अटाली साइट में यहाँ पे फंजिबल कैपेसिटी बनाई है, जो कि सीडीएमओ साथ ही साथ एपीआई और इंटरमीडिएट्स के लिए दोनों के लिए यूज हो सकता है। तो दोस्तों अगर इनकी ज्योग्राफिकल बाइफिकेशन की बात करें तो 48% रेवेन्यू जो आपका रेगुलेटेड मार्केट से, इसके अलावा 40% कंट्रीब्यूशन रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से, और 12% का नॉन रेगुलेटेड मार्केट से भी रेवेन्यू आ रहा है। तो ये मेनली फोकस कर रहे हैं कि रेगुलेटेड मार्केट में अगर इनको और ज्यादा ग्रोथ होती है तो यहाँ पे जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है मिनिमम है, और ये कंपटीशन वाइज मार्केट भी थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि रेगुलेटेड मार्केट में हर किसी को एंट्री मिलना और वहाँ पे स्टेब्लिश प्लेयर ही सर्वाइव कर पाते हैं। तो ऐसे में अगर रेगुलेटेड मार्केट में इनका बिजनेस एक्सपेंड करता है तो बिजनेस में स्टेबिलिटी आएगी और अच्छा मार्जिन भी इनको मिल सकता है। तो दोस्तों आरती फार्मा लैब्स लिमिटेड में फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप एक स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को देख रहे हो तो आप हमारे सर्विसेज को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कुछ पर्सनल डिस्कशन करना हो, इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, जिसके बारे में अधिक जानकारी के लिए मुझे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरे गाइडेंस में आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे बेटर हो सकती है। तो दोस्तों इसके अलावा ऑपरेशनल और एक्सपेंशन की क्या अपडेट्स है, इसको डिस्कस कर ले। तो दोस्तों यहाँ पे वापी का जो प्लांट है इसमें शटडाउन हुआ। शटडाउन होने की वजह है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नोटिस आया था, जिस वजह से जनवरी में इस प्लांट को शटडाउन कर दिया गया था। हालांकि यहाँ पे कंपनी ने काफी फास्ट काम किया और इस प्लांट को 2 वीक के अंदर ये ऑपरेशन दोबारा स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में कोई इम्पैक्ट तो देखने को नहीं मिलेगा। और 2 वीक का मतलब है कि 3 से 4% का रेवेन्यू में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में एज सच कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसकी वजह से जो सीडीएमओ का जो रेवेन्यू था वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है Q4 से अगले साल के Q1 में। ये प्लांट आपका जनवरी में यानी Q4 में बंद हुआ है, 2 वीक का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से जो भी सेल्स इम्पैक्ट हुई है Q1 में रिकवर हो जाएगा। तो दोस्तों इस चीज को मैं 2 तरीके से देखता हूँ। एक तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इशू रहा होगा, जिस वजह से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इनको नोटिस भेजा और प्लांट को शट डाउन किया। हालांकि अच्छी बात है कि कंपनी ने काफी तेजी से काम किया और यहाँ पे दोबारा से प्लांट को रिज्यूम कराया। इसका मतलब है कोई मेजर पॉल्यूशन का कंसर्न नहीं था, जिसकी वजह से प्लांट दोबारा से स्टार्ट हुआ। लेकिन एक चीज और रिस्क है कि यहाँ पे हो सकता है कि फ्यूचर में अगर कोई भी दिक्कत होती है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, हो सकता है परमानेंटली इस प्लांट को बंद कर दे। हालांकि ऐसे कोई प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन एक चीज जो समझने वाली जरूरी है कि इस तरह का बिजनेस में रिस्क तो बना ही रहता है। तो दोस्तों इसके अलावा अताली में ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन किया है इन्होंने, साथ ही साथ एपीआई इंटरमीडिएट की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करेंगे और फेज 1 का जैसे कि मैंने बताया कि Q1 में एक्सपेक्ट करने का प्लान है, जो कि FY26 के एंड में ये रैंप अप करेंगे और इनका बेनिफिट जो है FY27 में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 450 किलो लीटर के रिएक्टर की कैपेसिटी बिल्डअप कर रहे हैं। साथ ही साथ ये डिजाइन किया गया है पायलट टू कमर्शियल स्केल अप के लिए, जहाँ पे ये पायलट मॉलिक्यूल की भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और कमर्शियल प्रोडक्शन भी यहाँ से पॉसिबल हो पाएगा। हालांकि ये जो फुल रैंप अप है, अगेन बताया कि 2 साल का टाइम लग सकता है, जो कि रैंप अप जो देखने को मिलेगा FY27 में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर मार्केट ट्रेंड्स और इनके स्ट्रेटेजिक मूव्स की बात करें तो इन्होंने बताया कि कैफीन के प्राइसेस में करेक्शन देखने को मिला है, क्योंकि जैनकिन का जो भी इनका डेरिवेटिव्स है ये मेनली कैफीन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे 4 से 5% करेक्शन देखने को मिला है पिछले 3 महीनों में। हालांकि ये रेगुलेटरी ओरिएंटेड कस्टमर्स को डील कर रहे हैं, जहाँ पे इनको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है और प्राइसिंग भी स्टेबल है, मार्जिन भी काफी हाई मिल रहा है। इस वजह से इनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। साथ ही साथ हालांकि ये स्पॉट मार्केट में भी 40% सेल्स कर रहे हैं, तो इनका जो कि हमने देखा कि 5000 मेट्रिक टन से कैपेसिटी बढ़ा के
9,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी बिल्डअप करने वाले हैं। तो उसमें भी इन्होंने यही बताया कि हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का जो शेयर है वो उतना मेंटेन करके चलेंगे और 40% स्पॉट मार्केट में हम सेल करते हैं। अगेन जब कैपेसिटी बढ़ेगी तो पूरा स्पॉट मार्केट में नहीं जाएगा, उसमें 40% ही मेंटेन करेंगे ताकि हमारे बिजनेस में थोड़ा स्टेबिलिटी बनी रहे। इसके अलावा एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें तो 50% का टोटल सेल एक्सपोर्ट से आ रहा है, जहाँ पे सभी सेगमेंट के लिए ये वैलिड है। इसके अलावा इंडियन एपीआई सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे चाइनीज गुड्स पे, जो कि अभी हमने देखा कि ट्रम्प ने 10% तक की चाइनीज गुड्स हो या फिर एपीआईज हो उस पे ड्यूटी लगाई है। इस वजह से चाइनीज प्लेयर के जो प्रोडक्ट हैं 10% कम महंगे होंगे कंपेरेटिवली इंडियन प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देखने को मिल सकता है, लेकिन कल को हमारे इंडियन कंपनीज पे भी टैरिफ लगा दिया तो यहाँ पे भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है इसके बेसिस पे चाइनीज पे 10% टैरिफ लगी हुई है, जहाँ पे इंडियन कंपनीज को बेनिफिट मिल रहा है, जिस वजह से हमने देखा कि मल्टीपल जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जहाँ पे ये मेनली सीडीएमओ का बिजनेस कर रही है, सबके शेयर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों एक जो चीज है जो समझने वाली है कि इस अनसर्टेन इन्वायरमेंट में जहाँ पे टैरिफ का अभी तक डर बना हुआ है कि कितना एग्जैक्ट टैरिफ लगेगी, हालांकि इसमें जो क्लैरिटी है अगले क्वार्टर ही कुछ होगी। तो यहाँ पे अगर टैरिफ इंडिया में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट न लगी और चाइना में ऑलरेडी टैरिफ लग चुकी है, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे चाइना के कंपेरिजन में हमारा प्रोडक्ट 10% सस्ता मिल सकता है, जिसका एडवांटेज इंडियन कंपनीज को मिलेगा। लेकिन अगर टैरिफ लग जाती है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। तो दोस्तों अगर इनके सीडीएमओ कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 350 करोड़ रुपीस का कैपेक्स किया और 450 किलो लीटर की कैपेसिटी बिल्डअप की है, जिससे 200 से 300 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 350 करोड़ रुपीस का कैपेक्स है, उससे कम ही है, यानी एसेट टर्नओवर कहीं ना कहीं कम दिख रहा है। लेकिन उसके पीछे की वजह है कि ये ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन है, आगे जैसे ही ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन करेंगे यानी सेम जो कैपेसिटी बिल्डअप की है उसमें फर्दर कैपेसिटी ऐड करेंगे तो वहाँ पे मिनिमम कैपेक्स लगेगा और वहाँ से रेवेन्यू ज्यादा दिख सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने मल्टीपल टाइम्स देखा है जब कंपनी एक बड़ा कैपेक्स करती है मेनली ग्रीन फील्ड, लेकिन उसके बाद जब ब्राउन फील्ड कैपेक्स होता है तो वहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट मिलता है। तो ये कंपनी जब ये कैपेक्स जो कर लेगी उसके बाद जब ब्राउन फील्ड कैपेक्स करेगी तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट करेगा और यहाँ पे प्रॉफिट काफी तेजी से ग्रो करेगा। तो FY27 में ये जो कैपेक्स है वो फुल्ली कमर्शियलाइज हो जाएगा, उसके बाद जो ब्राउन फील्ड कैपेक्स इसमें स्टार्ट होगा। तो दोस्तों इसके अलावा फाइनेंशियल और ग्रोथ आउटलुक की अगर बात करें तो दोस्तों इन्होंने बताया कि Q3 में जो रिकॉर्ड सेल्स देखी गई सीडीएमओ के सेल्स में, इसके अलावा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इन्होंने कमर्शियलाइज किया है, जिसकी वजह से कॉस्ट सेविंग भी हो रही है और 7 करोड़ रुपीस की डिविडेंड इनकम भी हुई है। यहाँ पे इनकी कुछ सब्सिडीज हैं जो कि अगेन भारतीय इंडस्ट्रीज के साथ अभी ज्वाइंट वेंचर में, इसके अलावा 1-2 और पार्टनर्स हैं जिनके साथ इनका बिजनेस चल रहा है, तो वहाँ पे डिविडेंड इनकम कुछ मिली है। इस वजह से इनका क्वार्टरली रिजल्ट हमने देखा कि एक तो अच्छी सीडीएमओ से सेल्स आई है जिसकी वजह से मार्जिन 24% तक का दिख रहा है। दूसरा जो सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट कमर्शियलाइज किया उसकी वजह से कॉस्ट सेविंग भी हुई है और डिविडेंड की अदर इनकम भी 7 करोड़ रुपीस की हुई है। इस वजह से क्वार्टरली परफॉर्मेंस काफी अच्छी हुई और यहाँ पे देखा कि इस वीक मार्केट में भी शेयर नया हाई लगा चुका है। तो दोस्तों इन्होंने ग्रोथ जो गाइडेंस दिया है FY25 के लिए, इन्होंने EBITDA ग्रोथ पे गाइडेंस दिया है कि 10 से 12% की ग्रोथ मेंटेन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर TTM बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं कि 386 करोड़ रुपीस का था जो कि बढ़ करके 436 करोड़ का TTM बेसिस पे दिख रहा है। इसका मतलब है कि 10 से 12% की ग्रोथ ऑलरेडी बिजनेस में हो चुकी है। Q4 कैसा जाएगा इस पे डिपेंड करता है, लेकिन ये ऑप्टिमिस्टिक है कि 10 से 12% की ग्रोथ हो सकती है। मुझे लगता है इतनी ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है, अगर Q4 फ्लैट भी रहा तो तब भी इनका जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ इन्होंने ये बताया कि FY25 का जो Q4 यानी अगले क्वार्टर मार्च में जो इनका कॉन कॉल होगा उसमें डिटेल में लॉन्ग टर्म आउटलुक पे बात करेंगे। तो हालांकि मल्टीपल टाइम इनसे पूछा गया कि जो कैपेक्स कर रहे हैं FY26 के लिए क्या टारगेट हो सकता है, क्या गाइडेंस दे सकते हैं, कितना मार्जिन हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो मैनेजमेंट ने मल्टीपल टाइम्स यही बोला कि एक क्वार्टर आखिरी बचा हुआ है जिसमें हम अपना बजट बना रहे हैं FY26 के लिए। तो जैसे ही अगला क्वार्टर फिनिश होगा हम क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे और FY26 का हम अपना टारगेट भी बताएंगे, अपना प्लान भी बताएंगे। तो एक चीज जो इन्होंने अगले क्वार्टर को लिए टाल दी है कि FY26 का जो प्लान है वो FY25 के एंड में ही बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का एंडिंग पर कंक्लूजन, तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि
आरती फार्मा लैब्स लिमिटेड जो कि आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड से डीमर्ज होकर के एक कंपनी लिस्ट हुई है। ये कंपनी हालांकि रेवेन्यू के टर्म्स में बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं किया है, लेकिन प्रॉफिट इनका काफी अच्छा ग्रोथ किया है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लिस्टिंग के टाइम 70% का था, आज Q3 में 24% का दिख रहा है। हालांकि टीटीएम बेसिस पे ये 21% का है, जिस वजह से प्रॉफिट अच्छा ग्रोथ हुआ है। लेकिन दोस्तों इनके 3 बिजनेस सेगमेंट है, एक ज़ैंथीन का है, इसमें भी कैपेसिटी 80% तक बढ़ा रहे हैं, जो कि रैंप अप FY27 में होगा। इसके अलावा सीडीएमओ में भी ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग रहा है। इसके अलावा एपीआई और इंटरमीडिएट का भी बिजनेस है, इसमें भी ये कैपेक्स कर रहे हैं। तो दोस्तों FY26 काफी अच्छा इनका आउटलुक है, जो वहाँ पे ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ये कमर्शियलाइज करेंगे, लेकिन जो रैंप अप FY27 में दिख सकता है, और FY27 के बाद इनका ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन भी स्टार्ट होगा। हालांकि इस क्वार्टर इन्होंने ऐसा कोई खास गाइडेंस FY26 के लिए नहीं दिया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस शेयर को एक क्वार्टर और हमें वॉच लिस्ट में लगा करके क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। और FY25 के एंड में जब Q4 का रिजल्ट आएगा, उस कॉन कॉल में मैनेजमेंट जो भी गाइडेंस दे उसके बेसिस पे इसमें इन्वेस्टमेंट करें। थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी, हम एटलीस्ट डिसीजन ले पाएंगे कि फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है, कितना रेवेन्यू FY26 और FY27 में आ सकता है। हालांकि ये कंपनी काफी स्टेबल है। वैल्यूएशन की बात करें 26 का है, तो ये कोई बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, लेकिन अगर इसकी ग्रोथ की बात करें तो पिछले 2-3 सालों में कोई खास ऐसा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। लेकिन अभी ये मल्टीपल कैपेक्स कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले सालों में कुछ अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि शेयर प्राइस काफी स्ट्रांग है, हो सकता है शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिले, लेकिन मेरी पर्सनल जो भी इन्वेस्टमेंट होगा मैं Q4 के एंडिंग के बाद ही कोई डिसीजन लूंगा। जहां तक इन्वेस्टमेंट और रिकमेंडेशन का सवाल है, इसी वजह से मैंने इस शेयर पे कोई भी रिकमेंडेशन अभी तक नहीं दी है, और साथ ही साथ मेरी कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी शेयर में नहीं है। लेकिन दोस्तों आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट क्या है, कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे भी बताएं। बाकी वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।